गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएड फर्स्ट ईयर के चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप सब्जेक्ट बाल्यावस्था वृद्धि विकास के अंतर्गत हम बुद्धि को देख रहे थे। हम बुद्धि मापन के तरीकों, बुद्धि मापन के वर्गीकरण को हम देख रहे थे, जिसमें हमने अब तक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षणों को देखा था। आज हम सामूहिक बुद्धि परीक्षणों को देखेंगे कि बुद्धि का जो बौद्धिक विकास है उसको या बुद्धि के विकास के क्रम को नापने के लिए, गति को नापने के लिए बुद्धि लब्धि का उपयोग किया जाता है और उसके लिए विभिन्न प्रकार के टेस्ट या परीक्षण आयोजित किए जाते हैं। व्यक्तिगत परीक्षण हमने देख चुके थे। व्यक्तिगत परीक्षण यानी कि वे परीक्षण थे जिसमें कि किसी एक व्यक्ति के ऊपर व्यक्तिगत रूप से उस परीक्षण को अप्लाई किया जाता है। लेकिन सामूहिक परीक्षण जो है ये वे परीक्षण है जिसमें कि पूरे बड़े समूहों के ऊपर इसको आसानी से स्थापित किया जाता है और परीक्षा लेकर और मूल्यांकन किया जा सकता है। व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण में चूंकि एक एक व्यक्ति का होता है, इसलिए उसमें समय अधिक लगता है। इसमें सामूहिक होता है तो इसमें समय कम लगता है। व्यक्तिगत उसके अंतर्गत व्यक्ति विशेष की होती है तो उसमें अन्य किसी प्रकार की जो किसी अन्य व्यक्ति के जो क्षमताएं हैं वो केवल एक व्यक्ति विशेष की ही तुलना होती है। और यहाँ पर जब सामूहिक रूप से जब मूल्यांकन करने में जो व्यक्तिगत है उसके अंदर और इसमें बहुत अंतर आ जाता है, क्योंकि व्यक्तिगत उसमें व्यक्ति विशेष की जो भी है उसमें मूल्यांकन किया जाता है और उसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है कि एक व्यक्ति विशेष का होता है। इसीलिए परीक्षा लेने वाला जो परीक्षक है उसकी व्यक्तिगत जो भावनाएं हैं या सोच है या व्यक्तिवादिता उसके अंतर्गत समाहित हो सकती है, जबकि यहाँ पर इसकी कोई संभावना नहीं है, क्योंकि ये समूहों में होता है और जो भी मूल्यांकन होता है वो समूहों के आधार पर ही होता है। लेकिन इन दोनों का अपने अपने स्थान पर अधिक महत्व है, क्योंकि किसी बालक विशेष की योग्यता को ज्ञात करने के लिए व्यक्तिगत परीक्षण ज़्यादा प्रभावी है। और यदि समूह के रूप में किसी विशेषता, योग्यता या किसी यूँ कहा जाए कि चयन प्रक्रिया में इन सामूहिक बुद्धि परीक्षणों का बहुत अधिक उपयोग में लाया जाता है। सामूहिक बुद्धि परीक्षण ये भी दोनों प्रकार हम पहले बात कर चुके हैं कि शाब्दिक बुद्धि परीक्षण और अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। सामूहिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण और अशाब्दिक सामूहिक बुद्धि परीक्षण। सामूहिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण में पहला है आर्मी अल्फा टेस्ट। यहाँ एक बात मैं और पहले स्पष्ट कर दूं कि जितने भी बुद्धि परीक्षण सामूहिक बुद्धि परीक्षण थे जिनकी शुरुआत सबसे पहले प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका में हुई थी, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के समय सेना में सैनिकों की आवश्यकता थी। उन सैनिकों के चुनाव के लिए उनकी योग्यताओं को, मानसिक या बौद्धिक योग्यताओं, क्षमताओं को जांचने के लिए इन परीक्षणों का उपयोग या निर्माण किया गया था और इन परीक्षणों का वहाँ पर उपयोग किया गया था। यहीं से कि जब एक व्यक्ति सेना में चयन के लिए जब व्यक्तियों को परीक्षण लिया जा सकता है तो फिर बुद्धि की जांच करने के लिए अन्य क्षेत्रों में भी इसका उपयोग किया जा सकता है। यहीं से बाकी अन्य क्षेत्रों में, शिक्षा के क्षेत्र में जो बुद्धि परीक्षणों का उपयोग किया जाने लगा उसकी प्रेरणा यहीं से प्राप्त हुई थी। तो प्रथम विश्व युद्ध के समय इसमें जो आर्मी अल्फा टेस्ट जो था वो प्रथम विश्व युद्ध के समय शिक्षित व्यक्तियों के लिए जो इस परीक्षण का उपयोग किया गया था। और यहाँ पर ये था कि इस परीक्षण में चयन प्रक्रिया को अपनाया गया था कि सेना में विभिन्न सैनिकों, विभिन्न अधिकारियों, कर्मचारियों आदि के चयन के लिए इस आर्मी अल्फा टेस्ट का उपयोग किया गया था। और ये टेस्ट कहा जाता है कि 20 लाख लोगों के ऊपर स्थापित किया गया था, यानी कि 20 लाख लोगों का ये परीक्षण लिया गया था। उनमें से फिर सेना के लिए सैनिक, कर्मचारी, अन्य अधिकारी आदि का चुनाव किया गया। दूसरा है सेना सामान्य वर्गीकरण टेस्ट। जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि वर्गीकरण टेस्ट, यानी कि यहाँ पर विभिन्न वर्गों के विभाजन के लिए इस सेना सामान्य टेस्ट का उपयोग किया गया था, यानी कि विभिन्न पदों पर विभिन्न विभागों के वर्गीकरण आदि के लिए इस सेना सामान्य टेस्ट का उपयोग किया गया था। इसकी शुरुआत भी अमेरिका में ही द्वितीय विश्व युद्ध के समय हुई थी। और यहाँ ये जो परीक्षण था ये
12 लाख लोगों के ऊपर अप्लाई किया गया था, यानी कि 12 लाख लोगों के ऊपर इसको स्थापित करके और उनके वर्ग विभाजन के ऊपर के लिए इस परीक्षण का उपयोग किया गया था। ये आर्मी अल्फा टेस्ट प्रथम विश्व युद्ध के समय निर्माण किया गया था और सेना सामान्य वर्गीकरण टेस्ट द्वितीय विश्व युद्ध के समय निर्माण किया गया था। दूसरा है अशाब्दिक सामूहिक बुद्धि परीक्षण। ये वह परीक्षण था जिसमें कि वे लोग जिनको कि या तो अंग्रेजी भाषा नहीं आती थी या अल्प शिक्षित थे या बिल्कुल अशिक्षित थे, उनके लिए इस अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण का उपयोग किया गया था। तो उसमें भी आर्मी बीटा टेस्ट था। आर्मी बीटा टेस्ट के अंतर्गत वही है कि जो आर्मी अल्फा टेस्ट था वही आर्मी बीटा टेस्ट था, कि यहाँ पर सेना में चयन के लिए इनका उपयोग किया गया था। इसमें ये था कि वस्तुओं के यहाँ के अंकों के ये कहा जाए इसको कि वस्तु गणना है, अंकों में वस्तुओं में संबंध है आदि के लिए इस टेस्ट को के आदि वस्तु मतलब जो प्रक्रियाएं थी इसके अंदर उपयोग में लाई गई थी। अर्थात कि यहाँ पे लिखित कुछ नहीं था, केवल यहाँ पे गणना करनी थी। गणना के आधार पर या एक वस्तु का दूसरी से क्या संबंध था, एक समूह में अभिन्न कौन सी वस्तु है, इस प्रकार के प्रश्न या इस प्रकार के चित्रात्मक जितने भी थे वो प्रश्न यहाँ पर दिए जाते थे और उनके आधार पर इनका चयन किया गया था। और जिसने जितना जैसा था किया जाता था वैसा मूल्यांकन यहाँ पर किया जाता था। शिकागो क्रियात्मक टेस्ट ये वही है कि यहाँ पर जैसे सेना सामान्य वर्गीकरण था कि यहाँ पर वर्गों में विभाजित करने के लिए, कि यहाँ पर भी यही चीज़ थी कि यहाँ पर भी लोगों के जो है उनकी योग्यताओं को विभिन्न प्रकार के आकृतियों के संयोजन, अंक गणना या ये कहा जाए कि उनके परस्पर संबंधों को स्थापित ऐसे बहुत सारे चित्रात्मक आकृति आदि खंड विभाजन आदि टेस्ट जो चित्र थे, इस प्रकार के चित्र इसके अंतर्गत रखे गए और इनके आधार पर मानसिक बौद्धिक क्षमताओं को बुद्धि परीक्षण स्थापित या बुद्धि परीक्षण किया गया। तो यानी कि सामूहिक बुद्धि परीक्षण के अंतर्गत जो ये कहा जाए कि ये दोनों ही शाब्दिक और अशाब्दिक दोनों ही बुद्धि परीक्षण, ये दोनों बुद्धि परीक्षण प्रथम विश्व युद्ध के समय स्थापित किए निर्माण किए गए थे, ये दोनों बुद्धि परीक्षण द्वितीय विश्व युद्ध के समय निर्माण किए गए थे। अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण अब एक प्रकार से कहा जाए तो ये क्रियात्मक परीक्षण होते हैं, क्योंकि इनके अंतर्गत बालक को कुछ पढ़ना या लिखना नहीं होता है, व्यक्ति को उसको कुछ पढ़ना या लिखना नहीं होता। इसके अंतर्गत चित्रों की तुलना, चित्रों की गणना, चित्र पूर्ति, आकृति का निर्माण करना, कौन सी आकृति इसमें गायब है इस चीज का पता लगाना आदि विभिन्न प्रकार की क्रियात्मक क्रियाएं इसके अंतर्गत होती हैं। इसीलिए इन्हें क्रियात्मक परीक्षण की श्रेणी में भी रखा जा सकता है। अब इनकी क्रियात्मक परीक्षणों की आवश्यकता मतलब इन परीक्षणों को हम ये कहते हैं कि जो ये अशाब्दिक या क्रियात्मक परीक्षण हैं वे शाब्दिक परीक्षणों से ज़्यादा बेहतर होते हैं। क्यों होते हैं, इनकी आवश्यकता क्यों है, इसके लिए इसको समझने के लिए हम इसके कुछ पॉइंट्स देखेंगे कि ये बुद्धि मापक परीक्षणों का पूरक है, कि जो जितने भी बुद्धि मापक परीक्षण होते हैं इनका ये पूरक है, क्योंकि इससे जो भी परिणाम प्राप्त होते हैं वो विश्वसनीय परिणाम प्राप्त होते हैं, क्योंकि इसमें क्रियात्मक कार्य होते हैं और बालक के जो कार्य करता है वो प्रत्यक्ष सामने होता है। यहाँ पर लिखित रूप में बालक किसी जैसे कि अमूमन होता है कि जैसे आप सभी जानते हैं जिनमें कि क्या ना चाहिए मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चंस होते हैं, तो आपस में हम एक दूसरे को पूछकर उसके अंतर्गत आंसर को टिक कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर जो क्रियात्मक क्रियाएं हैं उसमें बालक को खुद को ही उस कार्य को करना होता है, जैसा उसने किया है वो चीज़ सामने स्पष्ट होती है। इसीलिए इसके जो बुद्धि मापक के परीक्षण है उनका ये पूरक क्रियात्मक परीक्षण पूरक होते हैं और इनसे जो परिणाम प्राप्त होते हैं वो विश्वसनीय परिणाम प्राप्त होते हैं। दूसरी बात है अशिक्षित या भाषाई अज्ञानता वालों पर ये बहुत सरलता से, यानी कि जो शाब्दिक बुद्धि परीक्षण है वो केवल जो भाषा को जानते हैं या फिर शिक्षित व्यक्ति हैं उन्हीं पर अप्लाई किया जा सकता है। लेकिन ये क्रियात्मक परीक्षण जो ऐसे हैं उनमें भाषा का ज्ञान होना आवश्यक नहीं है, शिक्षित होना आवश्यक नहीं है। यहाँ पर अशिक्षित व्यक्ति या भाषागत अज्ञानता, जैसे कि हमें अंग्रेजी नहीं आती लेकिन हम क्रियात्मक परीक्षणों के माध्यम से हम वही टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं जो अमेरिका में
लोगों पर अप्लाई किया जाता है। तो ऐसे में जिनको भाषा का ज्ञान नहीं है उन पे भी ये सहजता से स्थापित किया जा सकता है और बालकों का मूल्यांकन किया जा सकता है। दूसरा है तुलनात्मक अध्ययन में बहुत सहायक है, क्योंकि दो अलग अलग विभिन्न भाषा संस्कृति के लोगों के बीच में तुलनात्मक अध्ययन करने में ये क्रियात्मक परीक्षण ही सबसे अधिक महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि यहाँ पर दोनों के सामने एक जैसे प्रश्न रखे जाते हैं। चाहे जैसे हम ये कहेंगे कि हम राजस्थान के लोगों को और तमिलनाडु के, तो दोनों की भाषा अलग है, तो राजस्थान की हिंदी में और वही जैसे हम हिंदी में, वो तमिल भाषा के अंतर्गत उन्हीं इस क्रियात्मक को आसानी से अटेंड कर सकते हैं, आसानी से ये परीक्षण उन पर लागू किया जा सकता है। इसीलिए यहाँ पर आपस में तुलना आसानी से की जा सकती है, इसलिए ये तुलनात्मक अध्ययन के लिए परीक्षण काफी लाभदायक होते हैं। दूसरा है मूर्त बुद्धि का ज्ञान जो है उसका सही आकलन यहाँ पर किया जा सकता है, उस ज्ञान को सफलतापूर्वक उसका पता लगाया जा सकता है। तो बालक के सामने जो कुछ है, बालक उसके प्रति जो प्रतिक्रिया दे रहा है, वो चीज मूर्त बुद्धि के ज्ञान का स्पष्टीकरण कर पाती है। अंतिम बात है मानसिक योग्यताओं को बेहतर ढंग से समझने का, क्योंकि क्रियात्मक क्रियाओं परीक्षणों के माध्यम से बालक की मानसिक क्रियाएं किस तरह से कार्य कर रही है, मानसिक विकास कैसा है, उसकी तार्किक बुद्धि कैसी, उसका चिंतन का स्तर कैसा है, इस चीज को समझने के स्पष्ट कहना चाहिए कि अवसर या तथ्य हमें प्राप्त होते हैं, जिनके आधार पर हम बालक की मानसिक योग्यताओं का सही भविष्यवाणी कर सकने की क्षमता हासिल कर सकते हैं। इसीलिए क्रियात्मक परीक्षण जो बुद्धि परीक्षणों में बहुत आवश्यक और महत्वपूर्ण परीक्षण माने जाते हैं। आशा करती हूँ कि आज की मेरी ये बात आपको समझ में आई होगी। इसके आधार पर आपको इस प्रश्न को हल करना है कि सामूहिक बुद्धि परीक्षणों को स्पष्ट करते हुए इनकी आवश्यकता, क्रियात्मक परीक्षणों की आवश्यकता को समझाइए। अपनी बात को समाप्त करने से पहले मैं एक संदेश आप लोगों से शेयर करना चाहूँगी कि इस कोविड-19 कोरोना वायरस की इस वैश्विक महामारी के इस बहुत विकट परिस्थितियों से निपटने के लिए आपसे एक ही निवेदन है कि आप घर से बाहर जब भी निकलें मुंह पर मास्क बांधकर निकलें, किसी से भी बात करते हैं तो 6 इंच की दूरी आवश्यक रूप से बनाए रखें और किसी भी चीज़ को छूना है, छूने पर कहीं भी जाने पर आप अपने हाथों को सैनिटाइज करना का ध्यान रखें और समय समय पर साबुन से हाथ धोने का ध्यान रखें। नियमित रूप से इन चीज़ों को ध्यान में रखकर आप अपने आप को इस बीमारी से सुरक्षित और बचाए रख सकते हैं और खुद को बचाओगे, राष्ट्र को बचाओगे। इसलिए राष्ट्र को बचाने में अपना योगदान प्रदान कीजिए। धन्यवाद।